हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक क्या है? गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपरों में आए हुए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया था? गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया था? ऑप्शन ए है 319 से 500 ईस्वी तक। ऑप्शन बी है 325 से 375 ईस्वी तक। ऑप्शन सी है 319 से 424 ईस्वी तक। या ऑप्शन डी है 566 से 597 ईस्वी तक। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी 319 से 500 ईस्वी तक गुप्त शासकों ने शासन किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइएगा आप सभी लोग कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी है कनिष्क। या ऑप्शन डी है अशोक। तो किनको कहा जाता है प्राचीन भारत का नेपोलियन? समुद्रगुप्त को। और किसने कहा था? ए विंसेंट स्मिथ ने प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा था। इनकी एक बुक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसी बुक में इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? यानी किस शासक का गुप्त वंश के उसका एक अन्य नाम देवगुप्त था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी है कुमारगुप्त। या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किनका नाम देवगुप्त था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की? किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी है श्रीगुप्त। तो किसने धारण की थी परम भागवत की उपाधि? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे संबंधित है? बताइएगा सभी लोग, इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? यानी इनमें किनका वर्णन हुआ है? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी है अशोक। ऑप्शन डी है महापद्म नंद। तो किनका उल्लेख मिलता है? समुद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। और इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख किसने बनवाया था? अशोक ने कौशाम्बी में बनवाया था। कौशाम्बी में। और अकबर ने इसे इलाहाबाद यानी प्रयागराज ले आया था। ठीक है, इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? यानी कौन सा राजवंश ऐसा था जो हूणों के आक्रमण से बहुत परेशान हुआ? ऑप्शन ए है मौर्य। ऑप्शन बी है गुप्त। ऑप्शन सी है कुषाण। ऑप्शन डी है शुंग। तो कौन था? गुप्त वंश में हूणों का आक्रमण हुआ था।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, हूणों ने भारत पर कब आक्रमण किया था? बताइएगा आप सभी लोग कि हूणों ने भारत पर कब आक्रमण किया था? जब हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था, गुप्त वंश का कौन सा शासक था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी है स्कंदगुप्त के शासनकाल में, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त प्रथम प्रथम के शासनकाल में, या ऑप्शन डी है बुद्धगुप्त के शासनकाल में। तो हूणों ने कब आक्रमण किया था? हूणों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था और स्कंदगुप्त ने हूणों को बहुत बुरी तरह से परास्त किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया? किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया? ऑप्शन ए इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी है भीतरी स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी है मंदसौर अभिलेख, या ऑप्शन डी है उदयगिरी अभिलेख। तो किस अभिलेख से पता चलता है? ये भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शक विजेता किसे कहा जाता है? बताइएगा शकों को किसने हराया था और शक विजेता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो शक विजेता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही शकों को हराया था और शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकार्य की उपाधि धारण की, शकार्य उपाधि धारण की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, विक्रमादित्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? बताइएगा आप सभी लोग कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्के का मतलब समझ रहे हैं? ये चांदी के सिक्के होते थे। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो किसने चांदी के सिक्के जारी किए थे? बताइएगा सभी लोग। ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किया था रजत सिक्के या चांदी के सिक्के। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित था? गुप्त काल में गुजरात, बंगाल और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित था, यानी किसका उत्पादन हो रहा था वहां? ऑप्शन ए है हस्तशिल्प, ऑप्शन बी है वस्त्र उत्पादन, ऑप्शन डी है बहुमूल्य मणि एवं रत्न, ऑप्शन डी है अफीम खेती। तो किससे संबंधित था? वहां पे वस्त्र उत्पादन हो रहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? बताइएगा कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस बंदरगाह से संचालित होता था? ऑप्शन ए है भरूच, ऑप्शन बी है कल्याण, ऑप्शन सी है ताम्रलिप्ति, ये ऑप्शन डी है खंभात। तो कहां से व्यापार संचालित होता था, किस बंदरगाह से? ये ताम्रलिप्ति से संचालित होता था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। और ये कहाँ पे है? वर्तमान में पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत में आयुर्वेद विज्ञान से संबंध नहीं है? एक क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा।
प्राचीन भारत में आयुर्वेद विज्ञान से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है धन्वंतरी, ऑप्शन बी है चरक, ऑप्शन बी है भास्कराचार्य, ऑप्शन डी है सुश्रुत। तो किनका संबंध आयुर्वेद से नहीं है? ये भास्कराचार्य, ऑप्शन सी। भास्कराचार्य का संबंध प्राचीन भारत में आयुर्वेद विज्ञान से नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से कौन फलित ज्योतिषी था? यानी चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न हैं, इनमें से कौन फलित ज्योतिषी था? बताइएगा आप सभी लोग। ऑप्शन ए है ब्राह्मीर, ऑप्शन बी है शंकु, ऑप्शन सी है छपड़क, या ऑप्शन डी है अमर सिंह। तो फलित ज्योतिषी कौन था? ऑप्शन सी छपड़क, ठीक। और ये जो शंकु हैं ये वास्तुकार थे, इनका नाम भी शंकु है और वास्तुकार भी थे, ठीक है। और ब्राह्मीर खगोल विज्ञान से संबंध है। अमर सिंह इनका बताइएगा आप लोग। ये शब्द निर्माणकर्ता इन्हें कह सकते हैं, शब्द निर्माणकर्ता थे, नए नए शब्द बनाते थे। ओके, समझ में आ रहा सभी ना? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। कालिदास किसके शासनकाल में थे? बताइएगा, महाकवि कालिदास किसके शासनकाल में थे? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो किसके शासनकाल के हैं महाकवि कालिदास? ये भी इनके चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक हैं और ये संस्कृत भाषा के विद्वान थे, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा क्या थी? बताइएगा, गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं होती थी उन्हें क्या कहते थे? ऑप्शन ए है कौड़ी, ऑप्शन बी है निष्क, ऑप्शन डी है सी है दिनार, ऑप्शन डी है पण। तो कौन सी थी? स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहते थे? ऑप्शन सी, स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहते थे। और जो वहां दैनिक लेन देन में जो मुद्राएं उपयोग होती थी उन्हें कौड़ी कहते थे, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। गुप्तकालीन रजत मुद्रा को क्या कहा जाता था? यानी स्वर्ण मुद्रा को तो दिनार कहा जाता था, लेकिन रजत या चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है करसापड़, ऑप्शन बी है दिनार, ऑप्शन सी है रूपक, ऑप्शन डी है निष्क। तो क्या कहा जाता था? ये चांदी की मुद्राओं को निष्क कहा जाता था। नहीं सॉरी, रूपक कहा जाता था चांदी की मुद्राओं को, ठीक मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? आप लोग बताइएगा कि किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है श्रीगुप्त, ऑप्शन डी है घटोत्कच, या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। सोने के सिक्के तो जारी किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने, लेकिन सबसे पहले उनसे भी पहले किसने जारी किया था सिक्के? ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य किसमें प्राप्त हुआ? बताइएगा आप सभी लोग कि सती प्रथा का किस अभिलेख में साक्ष्य प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है जूनागढ़ से, ऑप्शन बी है सांची से, ऑप्शन सी है मंदसौर से, या ऑप्शन डी है एरण से। किसमें प्राप्त होता है? ऑप्शन डी एरण अभिलेख से प्राप्त होता है सती प्रथा का साक्ष्य। और इसमें क्या उल्लेख मिलता है? इसमें मिलता है कि गोपराज
एक राजा था गोपराज, गोपराज सेनापति था, ठीक है, सेनापति। इसकी स्त्री के सती होने का वर्णन मिलता है उसमें, एरन अभिलेख में। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? बताइएगा आप सभी लोग कि किस वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को अनुदान में सबसे ज्यादा भूमि दिया था, ग्राम अनुदान किया था, ठीक है। ऑप्शन ए है पाल वंश, ऑप्शन बी है राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन सी है प्रतिहार वंश, ऑप्शन डी है गुप्त वंश। तो किस वंश ने दिए थे सबसे ज्यादा मंदिरों और ब्राह्मणों को ग्राम अनुदान? ऑप्शन डी गुप्त वंश ने दिए थे। समझ में आ रहा है ना सभी क्वेश्चंस? जो भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है? बताइएगा आप सभी लोग। ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी है मौर्य, ऑप्शन सी है शुंग, ऑप्शन डी है मगध। तो किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, बताइए। तो ऑप्शन ए है गुप्त वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है था, ठीक है। प्राचीन भारत में स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था? गुप्त काल में कला और साहित्य का बहुत ही अधिक विकास हुआ, ठीक है, इसलिए स्वर्ण युग भी कहा जाता है गुप्त वंश के युग को, शासक को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? बताइएगा कि गुप्त वंश में भूमि राजस्व की दर क्या थी, यानी कौन सा भाग लिया जाता था वहां के किसानों से जो क्या कहते हैं राजकीय भूमि पर खेती करते थे, ठीक है। ऑप्शन है उपज का 6ठा भाग, ऑप्शन बी है उपज का आधा यानी 1/2, 1/6, 1/2, या उपज का 8वां भाग 1/8, या उपज का 1/4 या चौथा भाग 1/4। तो कौन सा भाग लिया जाता था? ये लिया जाता था उपज का 1/6वां भाग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन भारत में सिंचाई को क्या कहते थे? प्राचीन भारत में सिंचाई को क्या कहा जाता है? आज तो सिंचाई कहते हैं वर्तमान में, लेकिन प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए विदक भागम, ऑप्शन बी उत्तरंग, ऑप्शन सी हिरण्य, या ऑप्शन डी उपरनिका। तो सिंचाई को क्या कहते थे प्राचीन भारत में? विदक भागम, सिंचाई को विदक भागम कहते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, तीसरी शताब्दी किसके लिए प्रसिद्ध थी? तीसरी शताब्दी किस लिए प्रसिद्ध था, बताइएगा। क्यों प्रसिद्ध था? ऑप्शन है लोहे के उपकरणों के लिए, ऑप्शन बी है तांबे के बर्तनों के लिए, ऑप्शन सी है स्वर्ण आभूषणों के लिए, या ऑप्शन डी है हाथी दांत के काम के लिए। तो किस लिए प्रसिद्ध था तीसरी शताब्दी? ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोहे के उपकरणों के लिए। उस समय लोहे के उपकरण बनते थे और इसलिए प्रसिद्ध था। और ये कौन बनाता था? ये अगरिया लोग बनाते थे, जो वर्तमान में भी बनाते हुए वर्तमान तक भी आए हैं, ठीक है। अगरिया लोग, इन्हें अगरिया लोग भी कह सकते हैं। अगरिया लोग ये वो लोहे के उपकरण बनाते थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तोरमाड़ किस जातीय, यहां दल हो जाएगा, दाल नहीं रहेगा तोरमाड़ किस जातीय दल का था, बताइएगा आप सभी लोग। तोरमाड़ किस जातीय दल का था? ऑप्शन ए हूण, ऑप्शन बी है यूची, ऑप्शन सी है शक, या ऑप्शन डी है सिथियन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
ये तोड़माड़ हूणों से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? बताइएगा, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? ऑप्शन ए महर्षि गौतम, ऑप्शन बी है महर्षि कपिल, ऑप्शन सी है नागार्जुन, या ऑप्शन डी है चरवाक। तो सांख्य दर्शन किससे संबंधित है? महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल से संबंधित है। और महर्षि गौतम से क्या, कौन सा दर्शन संबंधित है? कमेंट में लिखिए कौन सा संबंधित है। महर्षि गौतम से न्याय दर्शन, ठीक है, न्याय दर्शन संबंधित है, न्याय दर्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। कौन योग दर्शन का प्रतिपादक है या किससे संबंधित है? ऑप्शन है महर्षि गौतम, ऑप्शन बी है महर्षि पतंजलि, या ऑप्शन सी है महर्षि जैमिनी, या ऑप्शन डी है शंकराचार्य। तो किनसे संबंधित है योग दर्शन? आप सभी लोग जानते होंगे महर्षि पतंजलि जी को, ठीक है, जिन्होंने योग का आविष्कार किया या योग दर्शन दिया। ठीक है, जिसके कारण 21 जून को विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और महर्षि जैमिनी किस दर्शन से संबंधित है? बताइएगा, महर्षि जैमिनी किस दर्शन से संबंधित है? महर्षि पतंजलि तो योग से हो गए और महर्षि गौतम ये न्याय दर्शन से हो गए। अब बताइएगा महर्षि जैमिनी किससे संबंधित है? महर्षि जैमिनी मीमांसा से मीमांसा दर्शन। ठीक है, मीमांसा दर्शन। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे या न्याय दर्शन किससे संबंधित है। ऑप्शन है महर्षि कपिल, ऑप्शन बी है महर्षि गौतम, ऑप्शन सी है महर्षि कणाद, या ऑप्शन डी है महर्षि जैमिनी। तो किनसे संबंधित है न्याय दर्शन? न्याय दर्शन महर्षि गौतम से संबंधित है। और महर्षि कणाद से क्या संबंधित है? महर्षि कणाद से सांख्य दर्शन, क्या कहते हैं इन्हें, सांख्य दर्शन। ठीक, नो नो नो, वैशेषिक, वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन से संबंधित है। ठीक है, दर्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वेदांत से, ऑप्शन बी मीमांसा से, ऑप्शन सी न्याय से, ऑप्शन डी है वैशेषिक से। तो किससे संबंधित है कर्म का सिद्धांत? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है और मीमांसा महर्षि जैमिनी, महर्षि जैमिनी। ठीक है, महर्षि जैमिनी से संबंधित है मीमांसा दर्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में मिलती हैं? हर्ष के समय की सूचनाएं किसके पुस्तक में निहित हैं? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी कल्हड़, ऑप्शन सी हरिसेन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किनसे संबंधित है कल्हड़? सॉरी, कल्हड़ से ही संबंधित है, हमने नाम ही बता दिया, कल्हड़ से। इनकी पुस्तक क्या है? राज तरंगिणी, राज तरंगिणी। ठीक है, ये इनके दरबार, हर्ष के दरबारी कवि थे। और एक कवि और हुए बाणभट्ट, बाणभट्ट, और इन्होंने हर्षचरित लिखा। ठीक है, हर्षचरित।
और इन्हीं के समय में एक चीनी यात्री भी आया था, क्या नाम था उसका? उसका नाम ह्वेनसांग था। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, ह्वेनसांग। ठीक है, ह्वेनसांग। और ये किस लिए प्रसिद्ध था? इसने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें क्या है, क्या नाम है उसका? सुयुकी। ठीक है, आशा है आप लोगों को सेशन आज का पसंद आया होगा। आप लोग चैनल को लाइक करिए, सेशन लाइक करिए, कमेंट करिए जो कुछ समझ में ना आया हो, और सब्सक्राइब भी करिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है, तो हमारे दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं तक था। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।